जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग कह सकते हैं क्योंकि आधी रात का समय हो चुका है, 12:30 का वक़्त हो रहा है। तो ज़ाहिर है गुड मॉर्निंग बनती है कहनी। हालाँकि हम अभी सोए नहीं। मगर मित्रों क्या है, ये तमाम संघर्ष जो चल रहा है, जो लड़ाई तमाम चल रही है, इज़राइल और ईरान और अमेरिका सारे मिलकर जो लड़ रहे हैं, इस सब के बीच में जो असली घाटे का सौदा हुआ, वो हुआ गल्फ स्टेट्स का। गल्फ स्टेट्स जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईरान ने अपने ड्रोन और बम मिसाइलें मारनी शुरू कर दी हैं और अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। अब तक बताया जाता है कि सिर्फ दुबई दुबई में, अकेले दुबई में 5 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है ना? जो बाकी स्टेट्स हैं उनका कहना क्या? ये सिर्फ अच्छा इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिकन जो एसेट्स हैं वही जा रहे हैं या उनका नुकसान हो रहा है। इसमें बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी जा रही हैं। अब आप ज़रा सोचिए ना, किसी बिल्डिंग में अगर एक एक बिल्डिंग है जिसमें एक फ्लोर मान लीजिए अमेरिकन इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है, तो वो तो फिर लेजिटिमेट टारगेट बन गया ना ईरान का। तो वो अगर बिल्डिंग में मारेगा और बाकी के 3 फ्लोर और गिरे, गिरे तो गिरे। कोलैटरल डैमेज इसी को तो कहते हैं। तो ये हुआ कोलैटरल डैमेज। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं गल्फ में। तो हुआ क्या? इस तमाम लड़ाई के बीच में अचानक आज एमबीजेड ने पुतिन को फ़ोन किया। जी, पुतिन को फ़ोन किया और पुतिन को उन्होंने ये कहा कि भई ये देखिए ईरान ने हमारे ऊपर क्या ज़ुल्म कर रखा है। भई ल हमला उनके ऊपर अमेरिका कर रहा है और ये हमारे ऊपर पलट के हमला कर रहे हैं। और मज़े की बात क्या, पुतिन एज़ यूजुअल पुतिन तो पुतिन है। वो तो किसी को वो लागी लपेटी रखते ही नहीं। तो उन्होंने फट से इनको बता दिया। उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि जो झगड़ा हो रहा है, पहले देखिए क्यों हो रहा है। आपके दोस्त, उन्होंने सीधे ये कहा, आपके जो दोस्त हैं अमेरिका साहब भागे हैं वहाँ से, जिनेवा की ब बातचीत से। यानी कि जिस काम को डिप्लोमैटिकली दरअसल हुआ क्या, यूएई ने उनसे कहा कि डिप्लोमैटिक रास्ता अपनाया जाना चाहिए, सब लोगों को टेबल पर आना चाहिए और बात करनी चाहिए। इस पर पुतिन ने उनसे कहा कि भई डिप्लोमैटिक टेबल से भागा कौन? आपके दोस्त भागे। उन्होंने सीधे तर्क दिया इसका। उन्होंने उन्होंने तंज तंज किया इसपे, व्यंग किया कि भई आपके जो दोस्त हैं, यानी कि अमेरिका, वो भागा है मेज़ से। जब वहाँ बात हो रही थी सारी की सारी जिनेवा में, ओमान मध्यस्थता कर रहा था, मीडिएशन कर रहा था, अभी लड़ाई से ठीक पहले। और ईरान बातों पे राज़ी हो रहा था। आपकी बात भी सुनी जा रही थी, आपकी सारी बातें मानी जा रही थी। आप भागे क्यों? और देखिए, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। सैटरडे को जब लड़ाई शुरू हुई है, आप ये देखिए संडे के रोज़ जब ईरान ने पलट कर हमला शुरू किया है, तो इन्हीं गल्फ स्टेट ने संडे को एक जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू की है। और क्या कहते हैं उसमें कि हमारी सॉवरेनिटी पे हमला कर रहा है ईरान और गलत कर रहा है। उसको कंडेम किया है। आप ज़रा सोचिए मित्रों, अगर आप मेरे दुश्मन को अपने घर में रखेंगे और वो आपके घर में बैठकर मेरे ऊपर वार करेगा, तो आपका घर मेरा लेजिटिमेट टारगेट हुआ या नहीं? अगर आप मेरे दुश्मनों को अपने घर में पनाह दे रहे हैं, बिठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ से हमला करो, तो और एक और बात जान लीजिए, इसके अलावा एक और सच्चाई है, वो ये कि कोई इस बात को स्वीकार करे या ना करे, जो हो रहा है उसमें बाकायदा सऊदी अरब, यूएई और तमाम दूसरे गल्फ मुल्क, ये सब के सब शामिल थे। ये कहा जाना अच्छा भाई प्रणाम। ये कहा जाना कि नहीं भाई ये जो है सब कोई दूध के धुले हैं, ऐसा कतई नहीं है। इन सब ने देखिए, इनमें से कुछ लोगों ने ये बात सही है कि अमेरिका से ये बात कही कि भई डिप्लोमैटिक रास्ते से बात कर लें, मिलिट्री का हमला ना करें, लेकिन वो कोई भलमनसाहत से नहीं था। आइडिया ये था कि भाई अगर ईरान ने हमारे ऊपर कहीं हमला कर दिया, तो हम क्या करेंगे? हमारे बस का तो कुछ है ही नहीं। हम तो हमारा तो ठन-ठन गोपाल हैं हम लोग तो। तो ये दरअसल उससे डर रहे थे। इनको इससे कोई कोफ्त नहीं हो रही थी कि अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला कर रहा है। इनकी परेशानी ये थी कि भई इस सारे लपेट में, इस लड़ाई में कहीं ईरान ने हम पे हमला कर दिया, तो हम क्या करेंगे? इनकी रानी वहाँ मर रही थी। तो यार ऋषभ भाई ये किस तरह का सवाल है? ऊपर इतना बड़ा लाइव लिखा हुआ है तुम्हारी स्क्रीन पे, क्या कर रहे हो? है नहीं? तो आप देखो ना अपनी स्क्रीन के लेफ्ट पे देखो ज़रा क्या लिखा हुआ है? लाइव लिखा हुआ है ना? सो कैसा सवाल पूछते हो आप? खैर तो वहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने सीधे-सीधे इनको आड़े हाथों ले लिया कि महाराज ये आप पहले देखिए। अच्छा, फिर उसके अलावा मित्रों आप ये देखो कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। पिछली बार जब ओबामा थे, ओबामा ने
एक एग्रीमेंट साइन किया था इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को देखने के लिए एंड ऑल दैट, उसका नाम था JCPOA। ये इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ में, ठीक है। जैसे ही ट्रंप आए 2017 में, इन्होंने आते ही उससे विड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके। ये चले गए, जब ये चले गए अपनी पहली प्रेसिडेंसी से, और वापस कौन आया? बाइडन। बाइडन आते ही इस JCPO में फिर वापस आ गया। अब जरा सोचिए, JCPO में वो वापस आ गया, फिर बाइडन के जाते ही, अभी जब बाइडन गए और ये जनवरी में 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली है, पहले के साथ ही आते ही JCPO से फिर बाहर। अब जरा सोचो, एक अंतरराष्ट्रीय, एक कंट्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक एग्रीमेंट में साइन होता है, और उसके राष्ट्र में, उसके देश में कोई कंसेंसस ही नहीं है उस एग्रीमेंट पे। कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, बाइडन आ गया तो वो क्या कहते हैं, ओबामा ने साइन कर लिया, आ गया, फिर वो ट्रंप आ गया, चले गए, फिर बाइडन आ गया, आ गए, फिर वो ट्रंप आ गया, फिर चले गए। मतलब ये कोई तरीका, मतलब कंट्री की पॉलिसी क्या है? ये कंट्री, ये दुनिया का सुपर पावर है जो इस तरह बिहेव कर रहा है, रेडिक, मतलब नी जर्क तरीके से बातचीत करनी, क्या मतलब होता है इसका? तो आज पुतिन ने इनको सुना दी, और साथ ही क्या कहा, साथ ही पुतिन ने इनको ये कहा कि भाई साहब आप जो कुछ कह रहे हैं, मैं इसको एज इट इज तेहरान को फॉरवर्ड कर दूंगा। उन्होंने कोई ये बात नहीं कही कि मैं आपको कोई वादा कर रहा हूं, उन्होंने कहा मैं एज इट इज इसको फॉरवर्ड कर दूंगा उनको, ताकि वो सोचे कि इस पे क्या करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाँ, कोई डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए, कोई और काम करना है, कोई डिप्लोमेटिक ईज करने के लिए कुछ करना है, तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन उन्होंने अपने हिस्से की बातचीत कह दी, और ये बातचीत कहनी मुझे लगता है जरूरी थी। ये बात गल्फ स्टेट्स को पता होनी चाहिए कि दरअसल उन्होंने क्या किया है जानबूझकर। वो कोई इसमें अपने आप को वो दिखाएं, सफेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनका कपड़े जो है वो दरअसल साफ है नहीं, उस सफेदी में दाग लग गए हैं। ये बात बिल्कुल जायज है। यहाँ पर ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें गल्फ स्टेट बराबर के हिस्सेदार हैं अमेरिका के साथ। दे कैन नॉट, यू सी, एक चीज जो हो सकती है इसमें अभी भी, और जो आने वाले समय में शायद होगी, या शायद मैं ये कहूं अगर, कि हो सकता है कि ईरान की भी मंशा यही हो कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से बाहर निकले। आप अपने अड्डे यहां नहीं रख सकते, इस बात को लोगों को समझना होगा। अमेरिका अपने अड्डे यहां क्यों लेकर बैठा है, किस लिए बैठा है, किसके लिए बैठा है, क्या अचीव करना चाहता है, व्हाट इज इट डूइंग? किसी और के तो अड्डे नहीं है। चीन तो कहीं सैन्य अड्डे नहीं, मिलिट्री के अड्डे नहीं बना रहा अपने, आप क्यों बना रहे हैं भाई? दरअसल मित्रों, मैंने एक दिन आपसे, बहुत दिन हो गए इस बात को, बहुत क्या मतलब कुछ महीने हो गए, 2 महीने शायद, जब मैंने आपसे रैंड फाउंडेशन या रैंड कॉर्पोरेशन की बेसिकली एक रिपोर्ट डिस्कस की थी 2017 की। उनकी रिपोर्ट वो एक्सटेंशन बाद में 2019 में भी उसका एक वर्जन आया था। आप जरा देखिए वो लोग क्या कर रहे थे उस समय पर। वो रशिया के लिए क्या, हाउ टू प्रोवोक रशिया। आई मीन, अगर आप एक कंट्री को प्रोवोक करने के रास्ते अपने थिंक टैंक के जरिए वहां डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी नीयत का पता लगता है ना कि दरअसल आप चाहते क्या है। ये हालत है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस सारे के सारे खेल में भागने के लिए क्या जरूरत थी भाई? आप बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत से निकलकर भागने की क्या जरूरत थी? और अगर आप निकल कर भागे उस बातचीत से, तो उसके मायने बड़े सीधे से हैं कि आपकी नीयत थी ही नहीं बातचीत की। आप बातचीत का कर ही ड्रामा रहे थे। आप चाहते ये थे कि भाई ये किसी तरह से हमको आर्गुमेंट मिल जाए यहाँ पर, इसी बातचीत के दौरान, कि हम ईरान पर हमला कर पाए। जब आपको ये लगा कि ईरान दरअसल सारी बातों पे एग्री कर रहा है, तो आपने कहा यार भाग चलो यहाँ से, पहले इस पे हमला कर लेते हैं, नहीं तो ये ऐसी सारी बातें मान जाएगा तो हम हमला किस बात पे करेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो और उसमें आर्गुमेंट क्या लिया जा रहा है? हमने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया था? इस नेगोशिएशन से कोई रिजल्ट थोड़ी निकला था। इन नेगोशिएशंस के रिजल्ट में हमने कोई कंक्लूजन थोड़ी साइन किया था। भाई नहीं साइन किया था, क्योंकि आप अगले राउंड के लिए एग्री कर रहे थे, और आप वापस गए थे अपने मुल्क में अपने बॉसेस से बात करने के लिए। तो बॉसेस से बात करने का मतलब ये थोड़ी होगा आप घर जाके बैठ गए और आपने सीधा हमला शुरू कर दिया। दैट मीन्स डिप्लोमेसी का रास्ता खुद अमेरिका ने छोड़ा। बड़ी सीधी सी बात है। तो इतनी, ये और ये दुनिया पे जाहिर है, कोई इस बात को माने ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन सच यही है दोस्तों, और इतिहास इसको इसी तरह से देखेगा कि एक कंट्री जो 1991 के बाद में सोल सुपर पावर बन गया था, अपनी सोल सुपर पावर बने रहने के लिए, हेजेमोन बने रहने के लिए, उसने ये सब कुछ किया है। एक्चुअली दोस्तों एक और बात देखिए, ताकत के साथ में
दरअसल होना तो ये चाहिए था कि जिसके पास ताकत हो, उसको ज़्यादा सोबर होना चाहिए, उसको ज़्यादा स्पेस देना चाहिए, उसको ज़्यादा ज़िम्मेदार होना चाहिए। लेकिन क्या इस कसौटी पर अमेरिका कहीं से खरा उतरता है 1991 के बाद में? आप ये देखिए कौन से ऐसे मुल्क हैं जिनको इन्होंने नहीं धमकाया है, जिनसे इन्होंने लड़ाई नहीं की है, जिनको इन्होंने अपने नीचे लेने की कोशिश नहीं की है। ये बेसिकली एक हेजेमॉन बनकर वो बाहर निकले हैं। और उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि आप आज की तारीख में देखिए जो अ, इमैनुअल मैक्रोन ने आज स्पीच दी है, वो आपको क्या दिखा रही है? वो आपको इसी का नतीजा दिखा रही है कि अब यूरोप जो है वो अमेरिका से भाग रहा है, अपनी जान छुड़ा रहा है, अपने लिए नए पार्टनर्स ढूँढ रहा है, अपने लिए नए रास्ते ढूँढ रहा है और अपने लिए नए बाज़ार ढूँढ रहा है। साथ ही वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए अपने जो न्यूक्लियर आर्म्स थे उसके पास में अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला की छतरी खुद तैयार कर रहा है। ये है वो बातचीत, जिसको समझे जाने की ज़रूरत है। तो मित्रों, आगे आप और देखिएगा कि अच्छा और फिर आप यहाँ से और एक और बात नोटिस करिए। ये तो जो हो रहा है वो यूरोप में हो रहा है, जो कुछ यूरोप कर रहा है। सच्चाई एक और जान लीजिए कि जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है, जो कुछ यूरोप कर रहा है, उसने कह दिया हम बताएँगे भी नहीं किसी को कि हमारे पास कितने बम हैं, कितने नहीं है, कितने न्यूक्लियर आर्सेनल है, नहीं बताएँगे, कितनी मिसाइलें हैं, नहीं बताएँगे। हम पब्लिक ही नहीं करेंगे कुछ। हमें जो करना है रफ़ाल को वो लगा रहा है, वही रफ़ाल जो हमारे पास है, जो 8 पता नहीं 11 कितने गिरा दिए गए हैं बता रहे हैं। वो वही रफ़ाल अब यूरोप की सुरक्षा के लिए अलग-अलग कंट्रीज़ में लगाए जाएँगे विद न्यूक्स तैयार रहेंगे वो, कि भई जहाँ कहीं भी डिलीवरी रफ़ाल विल बी एक्टिंग एज़ डिलीवरी सिस्टम फॉर न्यूक्लियर आर्म्स इन यूरोप। दैट इज़ हाउ इट इज़ कमिंग अप। कंट्रीज़ के नाम गिना दिए गए हैं कि कौन-कौन पार्टनर है। पिछला व्लॉग जो मैंने किया है, मैंने आपको नाम बता दिए हैं उन देशों के कि जिन्होंने ज़िक्र किया है। ये किस्सा अब चल निकला है और इसके बदले में जानते हो मित्रों, एक रिपरकशन अभी और आना है और आप बल्कि यूँ मानिए कि वो आ गया है इसका प्रभाव। वो क्या है? एक प्रभाव ये आ गया है कि आने वाले समय में आप पाएँगे कि छोटे से छोटा देश मतलब एनपीटी जैसी जो जो ट्रिटी थी, वो अब गई कूड़े में। अब छोटे से छोटा मुल्क जो है, वो तैयारी करेगा न्यूक्लियर आर्म्स की, न्यूक्लियर हथियारों की। चाहे वो उसको दाएँ-बाएँ से मिले, चोरी करके मिले, बेईमानी करके मिले, कहीं से उठा के मिले, जहाँ से मर्ज़ी मिले। मगर वो न्यूक्लियर हथियार रखेगा क्योंकि उसको ये पता है कि यही एक सिक्योरिटी की गारंटी है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। नतीजा क्या निकल रहा है इसका? वो ये कि जिस जिस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से बचने के लिए दुनिया ने तरह-तरह के कानून बनाए थे, संबंध बनाए थे, ट्रीटीज़ बनाई थी, संस्थाएँ बनाई थी, अब वो सब की सब ज़ीरो होती जा रही हैं। अब वो सब की सब ज़ीरो होती जा रही हैं, उनका कोई मायने नहीं बचेगा। आप पाएँगे अब जो कोरिया जो कहता था, कोरिया नॉर्थ कोरिया जिसकी हम बात करते हैं, मज़ाक उड़ाते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया के उसने डिक्टेटर ने क्या कहा था कि न्यूक्लियर आर्म्स के बल पर जो सुपर पावर्स हैं, क्या वो हमारे ऊपर हेजेमोन बन सकती हैं? अगर हाँ, तो वो नहीं अलाउ किया जाना चाहिए और इसीलिए वो वैसा बना जैसा बना। तो देखा जाए तो एक नॉर्थ कोरिया को पैदा करने के लिए जो जो कारण थे, उसमें अमेरिका जैसे देशों की जो इस तरह की पॉलिसीज़ थी, वही ज़िम्मेदार है। आप एक रॉक स्टेट को जब जन्म देते हैं, एक रोग स्टेट को जन्म देने के पीछे जो पॉलिसीज़ काम करती हैं, जो 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 प्रोवोकेटिव्स काम करते हैं, जो रीज़न्स काम करते हैं, वो इसी किस्म के रीज़न्स होते हैं। आप लोगों को कहीं जाने का कोई रास्ता छोड़ते ही नहीं। आप उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते सिवाय इसके कि भई वो न्यूक्लियर हथियार उठाएँ या न्यूक्लियर हथियार बनाएँ या उनका अपने लिए कोई जुगाड़ करें। आप मुझे बताइए अगर ईरान ये कहता है कि हमको सिविल न्यूक्लियर यूज़ के लिए 1.5% एनरिचमेंट की इजाज़त दी जाए। मुझे बताइए अंडर आईएईए या आप उनके ऊपर सुपरविज़न बिठाइए या कुछ भी करिए, आप वहाँ पर ये शर्तें लगाकर क्यों नहीं एक राष्ट्र को ये हक क्यों नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जनता को सस्ते दामों में लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए बिजली प्रोवाइड कर सके? क्यों नहीं होना चाहिए? सिर्फ़ आपका मूड नहीं इसलिए आप मना कर देंगे कि नहीं, इनको नहीं बनाने देंगे। क्यों नहीं बनाने देंगे भाई? तुसी हो कौन? यू सी देयर आर सीरियस प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है कि सीरियसली दुनिया को अब एक नए आर्किटेक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। एक ऐसे आर्किटेक्चर की तरफ जहाँ पर लोग पीसफुली एक साथ रह पाएँ, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना इस डर के कि वो अपने व्यापार को ना कर पाएँगे, अपने परिवार के लिए कुछ ना कर पाएँगे, अपने देश के लिए कुछ ना कर पाएँगे, डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कर पाएँगे। ये बातें अब खत्म होनी होंगी। और शायद हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। शायद दुनिया अब उस तरफ जा रही है, जहाँ पर इन बातों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी कि बिकॉज़ मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, मुझसे डरो।
ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल का किस्सा चल निकला है दुनिया में जगह-जगह पर, कोई बड़े लेवल पे कर रहा है, तो कोई पाकिस्तान जैसे छोटे लेवल पे कर रहा है। तो ये सिलसिले अब बंद होने होंगे। इनकी इनकी कोई जगह नहीं बची है। तो मित्रों, यही मुझे आपसे शेयर करना था कि आज देखिए वो देश जो कहीं अमेरिका के पीछे लगे हुए थे, आज भी पीछे लगे हुए हैं। गल्फ देशों को ये सोचना होगा कि भाई आप अमेरिका की चमचागिरी में कहाँ तक जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिसी अगर आपकी अपनी नहीं है, तो बनाइए और नहीं क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वरना आप फिर ऐसे ही धक्के खाएँगे, कभी अमेरिका के पास, कभी रशिया के पास कि बचाओ, बचाओ, मर गए, मर गए। आप ज़रा सोचिए ना, यूएई जैसा कंट्री जिसकी अपनी पॉपुलेशन कोई लंबी-चौड़ी है नहीं, एक्सपैट्स पे ज़िंदा है, सब कुछ वहाँ पर एक्सपैट्स कर रहे हैं। आप अमेरिका के पीछे क्यों लगे हुए हैं भई? अ, इ अल्लाह मियाँ ने आपको इतना कुछ दे दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज़ दिए हैं, आप उसके बल पे दुनिया से पैसा बना रहे हैं, बना सकते हैं, खुद डेवलप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये ऐसे अपेक्षा करना कि आप किसी की चमचा मतलब क्या मजबूरी है जिसके लिए चमचागिरी करते हैं? आई डोंट नो। ऑनेस्टली मैं नहीं समझ में आता। आप इंडिपेंडेंट है भाई, आप अपने पैसे के बल पर चाहें तो अपने यहाँ इनोवेशन को जगह दीजिए, आर-एन-डी को जगह दीजिए, दे भी रहे हैं उस तरह से कि जिस तरह से हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक़्त आके आर-एन-डी पर, डिफेंस पर, स्पेस पर, बातें समझ में आती हैं। ये सब कुछ आप अपने यहाँ भी कर सकते हैं। मगर इसके अलावा बाकी बातों के लिए आपको किसी की चमचागिरी करनी पड़े, ऐसा क्यों? आपको ऐसा यू नो सो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि दरअसल ये सब कुछ जो हो रहा है दुनिया में, ये कहाँ लेकर जाएगा? बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जेसीपीओ से भागना अमेरिका का, मैं कभी समझ नहीं पाया कि क्यों भागे ये। और फिर ना भूलिए उस रिपोर्ट को जो रैंड कॉर्पोरेशन ने बनाई थी कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ़ अमेरिकन हेजेमनी को क्रिएट करने के लिए इनफैक्ट आर्गुमेंट कई बार दिया जाता है इस बात का कि भई उस रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट में तो ये भी लिखा था कि लड़ाई नहीं करनी है और डिप्लोमेसी के ज़रिए चीज़ें करनी है। बिल्कुल ठीक बात है, ये लिखा है उसमें। लेकिन किस बात के लिए लिखा है? पर्पज़ क्या दिया गया है? कि अमेरिका बाय ऑल मीन्स सुपर पावर बना रहे। अमेरिका जो है वो हेजेमॉन बना रहे, इसके तरीके बताए गए हैं और उसमें ये तरीका इंडिकेट किया गया है कि भाई लड़ाई मत करना, डिप्लोमेसी से बातें करना और लोगों को डरा-डरा के एनफोर्स करके अपने सारे काम करवा लेना। दैट इज़ व्हाट रैंड कॉर्पोरेशन रिपोर्ट सेज़ और वही ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुल्क जो नहीं माना उनकी बातों को, तो उसके पीछे लग जाओ। मगर ये सब में उस सब में ये जो उन्होंने मिडल ईस्ट में नक्शा चेंज किया है, मिडल ईस्ट का बेड़ा किया है, ये क्यों किया है? जो रेडिकल एलिमेंट्स जिसके लिए हम आज गाली देते हैं मिडल ईस्ट के तमाम कंट्रीज़ को, दरअसल उन मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को ये रेडिकल एलिमेंट्स को बढ़ाने के लिए, उसको फंड करने के लिए किसने कहा था? वो भी तो अमेरिका ही था ना। तो ये वो सवाल है दोस्तों जो अनकंफर्टेबल सवाल हैं, इन पर बात होनी होगी, इन पर सोचना होगा और कहीं न कहीं अब जो ये एम्पायर था अमेरिका का, ये बात अब ज़ाहिर है कि साम्राज्य जो है इसकी दीवारों पे दीमक लग गई है, दरारें पड़ गई हैं। अब ये रास्ता लंबा नहीं चल सकता है, बड़ी सीधी-सी बात है। वो जिसको ये बात बुरी लगे, माफ़ी चाहता हूँ भाई साहब, पर आपके विचार आपके पास, सच्चाई ये है कि यही सामने आ रहा है। इसके मायने यही निकलते हैं, इसके अलावा और कोई मायने नहीं निकलते और आने वाले समय में आप देखिएगा धीरे-धीरे अब ये प्रभाव दुनिया पर और ज़्यादा पड़ेगा। लोग न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाएँगे, लोग न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाएँगे और अपनी-अपनी सिक्योरिटी की व्यवस्था के लिए लोगों के पास सिवाय न्यूक्लियर के, सिवाय परमाणु बम के और कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। क्योंकि उससे नीचे जो कुछ भी होगा उससे कंप्लीट विनाश नहीं होता। बिना विनाश के नीचे लोग यही कहते हैं कि तुम्हारे पास लोग कम, तुम्हारे पास जगह कम, ये मार देंगे, वो मार देंगे, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बम मार देंगे, छोटा वाला मार देंगे, पाव-पाव का मार देंगे, यही सब चलता रहेगा। तो ट्रुथ ये है अच्छा ऑल्टरनेटिवली एक और चीज़ हो सकती है वो ये कि पूरी की पूरी दुनिया का जो मॉडल है, जो आर्किटेक्चर है, वो बदला जाए। चीज़ों को गवर्न करने का जो मॉडल है, वो बदला जाए। ये जो अमेरिका छाप जो 1945 में बनाया गया था, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। दिस कैन नॉट नो लॉन्गर वर्क। दुनिया में जो चीज़ें बन गई हैं, बदल गई हैं, उनको अब उसके हिसाब से बनना होगा। तो चाहे वो नई किस्म का यूनाइटेड नेशन बने या इसी यूनाइटेड नेशन को ये समझें यूनाइटेड नेशन वाले कि नहीं वाक़ई में हमको रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है। और वो कंट्रीज़ अमेरिका जैसे या कोई और जो भी
अगर वो दुनिया के अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आकर वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं, जो मेजोरिटी कह रही है वो सुनने के लिए राजी नहीं है, तो भाई साहब अपने घर बैठिए। उन लोगों को व्यापार से या किसी और चीज से अलग करना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। आपके पास ज्यादा बम है तो आप खा लीजिए नाश्ते में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप धमका नहीं सकते दुनिया को। ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक कोई एक ग्रुप ना बनेगा, कोई एक आर्किटेक्चर नहीं क्रिएट होगा, तब तक चीजें नहीं चल सकती। जो जो विजन है, दुनिया का जो विजन है, वो शांति के साथ ही आगे बढ़ सकता है। और शांति जो है वो किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं हो सकती। एक शांति जो है वो सबका इरादा होना चाहिए, एक छत के नीचे बैठकर सब मिलकर उस पर बात करें, तभी कोई बात चल सकती है। ये कि वरना तो फिर आपकी जीत भी जो होगी वो महाभारत जैसी जीत होगी, कि जिसमें कोई बचे ही नहीं, कोई है ही नहीं जिस पे आप राज करेंगे। आप फिर यू नो आप भी कमंडल उठाइए और हिमालय पे चलिए, वाली बात जीतने के बाद। तो बेहतर ये है कि समय रहते उठा जाए, समय रहते जागा जाए, और जो दुनिया का आर्किटेक्चर है उसमें जहां सुधार की जरूरत है उसको किया जाए। ये मैं मानता हूं कि ये युद्ध का समय नहीं है। तो जब युद्ध का समय नहीं है तो ये बात सब पर लागू होनी चाहिए, ये नहीं है कि किसी एक पर। आज की तारीख में जो अमेरिका ने कर दिया है, इसके बाद में आप किसी चीन को ताइवान लेने से नहीं रोक सकते, आप किसी रशिया को यूक्रेन लेने से नहीं रोक सकते। आपके तमाम लॉजिक, आपके तमाम आर्गुमेंट जो आपने अब तक दिए हैं, वो सब के सब धराशायी हो चुके हैं इस एक काम के आगे। वो काम आपने क्यों किया है मैं अपने मुंह से क्यों कहूं, वो सबको पता है कि आपने क्यों किया है। यू नो आपने चाहे अपने दामाद के लिए किया हो, उसकी लेगेसी के लिए किया हो, या किसी और लॉबी के दबाव में किया हो, लेकिन परिणाम उसका सारी दुनिया भुगत रही है। सो मित्रों, ये मुझे सीधे सीधे लगता है कि आज जो इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोप में अनाउंस कर दिया है, ये अब यहाँ नहीं रुकेगी। ये बात अब आगे बहुत दूर तक जाएगी। ये कहते हुए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैक्रोन ने जो कहा है वो गलत है, कतई नहीं। मैक्रोन ने जो कहा है ये चीजों का बिल्कुल लॉजिकल पर्सपेक्टिव है, और ये इसी तरह आना ही था। इनफैक्ट मैं तो इस बारे में कई बार बात कर चुका हूं कि मैक्रोन न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात क्यों नहीं कर रहा है। मैं इसको करीब साल भर से बात कर रहा हूँ, पिछले एक साल से मैं बात कर रहा हूँ कि मैक्रोन क्यों नहीं ये बात करता। क्यों? उसको तो बेचारे को जाना ही एज ए वॉइस ऑफ डिसीजन जाना था। यूरोप, अमेरिका में अगर कोई एक आवाज जिसको माना जाता है कि यूरोप में वो अमेरिका के खिलाफ बोलता है, वो मैक्रोन है। फ्रांस है, बेसिकली फ्रांस है। फ्रांस हैज ऑलवेज बीन अ वॉइस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट यूएस। तो अब बड़ी सीधी सी बात है, उसने जिम्मेदारी ले ली है। अब तमाम मुल्क जो है वो उसके साथ काम करने को तैयार है। हर एक को ये समझ में आ रहा है यूरोप में कि भाई गड़बड़ कहाँ हो गई है। नाउ दे आर रेडी टू इम्प्रूव ऑन इट। इट विल टेक टाइम, इट विल दे विल बी रिपरकशन ऑफ दिस। बड़ी सीधी सी बात है। मगर हाँ, अगर यूरोपियन मार्केट, जो कि कतई कमजोर मार्केट नहीं है पैसे से, अभी भी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है वो, अगर वो आगे चलते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि ये चीजें एक बेहतर शेप ले सकती हैं। और इस जो इंटेलिजेंसिया की जिनकी बैकग्राउंड है यूरोप में, दे कैन एक्चुअली कम टू अ गुड कंक्लूजन, दे कैन थिंक यूनिवर्सली। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने देखा है उन लोगों को अंदर से, और बहुत बहुत सालों तक देखा है। आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम वेरी, माई फेथ इज देयर। मैं मानता हूँ इस बात को कि यूरोपियंस अगर वाकई में ऑनेस्टली बैठकर सोचेंगे बिना किसी दबाव के, तो दे विल बी एबल टू टेक अ गुड डिसीजन। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। हाँ, इस अमेरिकी पिछलग्गूपने से उनको निकलना होगा। ये जो नौकरी चाकरी इन्होंने कर रखी है अमेरिका की इस चाकरी से इनको निकलना होगा, उससे मुक्ति पानी होगी। उसके बिना ये इंडिपेंडेंटली सोच भी नहीं सकते। दे कैन नॉट थिंक, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इंडिपेंडेंटली नहीं सोच सकते तो आप फिर इंडिपेंडेंट फैसले भी नहीं ले सकते। बड़ी सीधी सी बात है। सो आई सीरियसली बिलीव कि ऐसा होगा। ये एक शुरुआत हो गई है, और बहुत टाइमली शुरुआत हुई है। ये चर्निंग का समय है दुनिया में। इस समय पर वैचारिक स्तर पर एक चर्निंग चल रही है। इस चर्निंग के परिणाम में क्या आएगा, इस समुद्र मंथन के परिणाम में क्या आएगा, क्या कुछ जहर रहेगा, क्या कुछ सोना आएगा, क्या आएगा, अमृत आएगा, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। मगर ये चर्निंग से कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे इनकार नहीं हो सकता कि ये एक समुद्र मंथन चल रहा है इस समय, और इस समुद्र मंथन से कुछ ना कुछ तो बाहर आएगा। जो आएगा, उम्मीद ये करनी चाहिए हम सबको कि हम उसको बेहतर इस्तेमाल करें, मानवता के हित में इस्तेमाल करें। क्योंकि
जो उसका गैर जिम्मेदार इस्तेमाल है वो करने के लिए यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, और वो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि आने वाले समय में भी वो करेंगे अगर उनको मौका मिला तो। ये कहीं जाने वाला नहीं है। अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जगह जगह इस लड़ाई के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अमेरिकन कांग्रेस में लोग आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ। तो और मगर आप इसके बाद देखिए आज भी कितनी बेशर्मी से अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी, जो कि हमारे यहाँ के हिसाब से वहां का डिफेंस मिनिस्टर बनता है, पीट हेग्सेट, क्या कहा उसने, जो मर गए हैं 4 लोग वो तो है, अभी और मरेंगे। हमें कौन बोलता है ये बातें यार? आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, वो अपने ही फौजियों को कह रहे हैं कि अभी और मरेंगे, एक्सपेक्टेड, लो कर लो बात। क्यों मरेंगे भाई? आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि आपके लोग मरे? बट दैट इज द टाइम, these are the kind of dark times that we are living in right now। दोस्तों, हम ऐसे समय में जी रहे हैं, ऐसे अंधेरे समय में, जहां पर अपने ही देश का विदेश मंत्री, अपने ही देश का रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि मेरे लोग और मरेंगे भी कई। सो मित्रों, मैं बात को लंबा नहीं करता हूं क्योंकि ये बात बहुत वैसे भी लंबी हो गई है, आधा घंटा होने को जा रहा है। बट जरा सोचिएगा, ये जो फोन कॉल है जो आज की गई है पुतिन को यूएई के बीजेड के द्वारा, इसकी बैकग्राउंड तो देखिए, ये लोग क्या करके आए हैं, क्या कर दिया है दुनिया के साथ इन्होंने, और अब जब फंस गए हैं तो ये पहुंचे हैं पुतिन के पास। दिस इज हाउ, यू नो, जब अपनी ऐसी तैसी होने लग गई है, पता लग रहा है खुद को नुकसान हो रहा है, तब इनको याद आया है कि यार किसी के पास, वो जादूगर के पास चलो जो कि लॉजिकल बात किया करता था, तो अभी उस जादूगर के पास पहुंचे हैं। तो जादूगर तुमको तुम्हारी बात तो सुनाएगा ना, तुम्हारे हिस्से की। हर एक को मित्रों अपने हिस्से का सच खुद कहना पड़ता है। मुझको ही कहना होगा अपने हिस्से का सच, ये है बात, है ना? बात पुतिन ने कह दी एमबीजेड को। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट टाइम फॉर चर्निंग, समुद्र मंथन का समय, जहर भी आना है, अमृत भी आना है। देखना यह है कि किस चीज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देख मिलते हैं मित्रों, मैं आपके कमेंट ले लेता हूं इसके साथ में, इससे पहले कि हम अब विदा लें रात के लिए। ओके, सर क्या खबर आ रही है, हम रशिया से और S-400 ले रहे हैं? हाँ, वो तो ले रहे हैं, वो तो बात हो गई थी उसकी। S-400 हमारे बचे हुए आने हैं वो, और आई थिंक 2 और आने हैं, प्लस मिसाइलें तो हम उनकी ले ही रहे हैं। मिसाइल तो हमारी खत्म हुई है ना, खत्म इन द सेंस कम हुई है ना, बहुत सारी मिसाइलें हमने यूज की थी अभी ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसकी और मिसाइल्स आ रही हैं। सर क्या इंडियंस को मिडिल ईस्ट से निकलना चाहिए? यार मुझे लगता है कि फिलहाल तो निकलना चाहिए, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। मगर सवाल ये है कि अब निकलेंगे कैसे? फ्लाइट तो सारी बंद है, पैदल थोड़ी आएंगे। तो जी ऋषभ भाई प्रणाम। आप भी गजब करते हो लाइव। अच्छा ओके सर, ये फिर से वही कर रहे हैं जो इराक में किया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहे हो तुम, मुझे बार बार दिन में आज ये बात याद आ रही थी। न्यूक्लियर के नाम पे हमला, बिल्कुल। फिर ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज तो मिलेंगे ही। एक्चुअली तो सारी लड़ाई उसी की है, सारी लड़ाई किसी सूखे मुल्क पे लड़ाई करने थोड़ी जाते हैं। ये हर एक मुल्क पे जाते हैं ऐसे जहां पे तेल मिल रहा हो। जरा सोचो, अपना तेल नहीं निकाल रहे हैं और ये और ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि भाई डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी उसके इंडस्ट्री के लिए, लॉन्ग रन में सस्टेन करने के लिए ये सब चाहिए। और ये रिसोर्सेज पे अगर कब्जा करेंगे तभी तो आने वाली दुनिया को डोमिनेट करेंगे। आने वाली दुनिया को डोमिनेट करने के लिए कौन डोमिनेट करेगा? डोमिनेट वही करेगा जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, है कि नहीं? तो वो खेल है। तो वो जहां भी रिसोर्सेज है वहां पर येन केन प्रकारेण कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल के, कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई रीजन निकाल के, और वो हमला कर दो। यू नो, मामला ये है, या तो उसको अपने कब्जे में कर लो, कब्जे में नहीं होता है तो हमला कर दो। अच्छा दादा, नेतन्याहू ने मोदी का थैंक यू कर दिया, इसका क्या मतलब? नहीं, भारत कौन होता है हाँ या ना करने वाला मेरे भाई? भारत कौन होता है हाँ या ना करने वाला? क्या भारत इस हमले को रोक भी सकता था? मतलब ही नहीं होता।
क्योंकि जिन लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हैं उसमें हमारा तो कोई लेना देना है ही नहीं। हम चाहेंगे कि ना हो, पर दुनिया में जो हो रहा है उसमें हर जगह देखो ना। एक बात बताओ, आप जो हम कहीं भी बात करने की कोशिश करते हैं, कोई ढंग की बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये गंजे तरार जैसे लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? वो विश्वगुरु, वो हमारे पड़ोस वाले, मतलब हर बात पे आपको तंज सुनना पड़ता है, आपको व्यंग सुनना पड़ता है। हम क्यों सुने भाई? तुम लड़ लो यार आपस में, है ना? जब बचो, जो बचेगा उसके साथ हम जी लेंगे, बात खत्म। इतनी सी बात है। ये जो चाहत है ना कि हम जाकर शांति कराएं, हम जाकर ये कराएं, हम जाकर वो कराएं, हम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं मुझे बताइए। आपको क्या लगता है हम इजराइल को जाकर ये समझाएंगे कि नहीं, आप इतने सालों से जो सोच रहे हैं इनके बारे में वो सब गलत है, और हम तुम्हारा हम इलाज कर देते हैं आपस में ढाके? टेल बी, शुड बी। तो फिर सोचना ही पड़ता है कि हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। दुनिया के इंटरेस्ट की बात आप तब सोचेंगे जब आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट पूरा हो रहा हो। अभी तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में पड़े हुए हैं यार। जो लोग हमारे अपने देश के अंदर बैठकर हमको, हमारी सरकार को ही इस बात के लिए गाली दे रहे हो, फलस्तीनियों के साथ खड़े हुए हो, तो भाई मुझे बताओ वो किसके नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं? वो कम से कम भारत के नेशनल इंटरेस्ट को तो नहीं सर्व कर रहे होंगे, है कि नहीं? मतलब फलस्तीनियों के साथ जाकर मैं खड़ा हो जाऊं, इजराइल से दुश्मनी लूं, तो भला बताओ मैं किसका भला कर रहा हूं? और फलस्तीनियों के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। फलस्तीनी खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं? फलस्तीनी हमारे लिए क्या कर रहे हैं? मेरे देश के लिए क्या कर रहे हैं? इनफैक्ट वो तो हमारा विरोध करते हैं, हमास के लोगों के साथ में जाकर बैठते हैं, पाकिस्तान जाकर बैठते हैं। कोई एक एक घटना हो तो मैं आपको बताऊं, तो ठीक है ना फिर भाई। मोरली हम अपने आप को नीट एंड क्लीन रखते हुए जो आपके लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं, करते रहेंगे। बट उसके आगे की जो पॉलिसी मैटर है, अपनी पॉलिसी को तो आप खुद बनाएंगे ना, क्योंकि वो पॉलिसी आपकी है, मेरी नहीं है। वह देश आपका है। अब आपको सेकंड जब टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हो, मुझे एक बात बताइए, क्या किसी फलस्तीनी ने अब तक ये कहा कि टू स्टेट सोल्यूशन हमारे एग्रीएबल है? दुनिया बोलती रहती है, फ्रांस भी बोलता है, भारत भी बोलता है, सब बोलते हैं, दुनिया बोलती है। फलस्तीनी कब बोले? क्या हमास ने कभी कहा कि टू स्टेट सोल्यूशन कबूल है? बताइए, कभी कहा इसने? कभी भी नहीं। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? कि उनको अपने कंट्री भी दो और मार भी खाओ। तो ईरान अपनी जगह से, इजराइल अपनी जगह सही। भाई मेरे इसीलिए मैं करूँ ना, हम दुनिया में शांति लाने के लिए हमने कब से ठेका ले लिया? हमसे अपना देश संभाल लें, वही गनीमत है। हर एक आदमी अपना अपना देश संभाल ले, गनीमत है। जो वहां पावर में आ जाएगा हम उससे बात कर लेंगे। अफगानिस्तान में गनी आएगा तो भी बात करेंगे, तालिबान आएगा तो भी बात करेंगे। क्यों? हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने हैं। हमें अपने 1.5 अरब की जो जनता है, हमें उसको देखना है। हमें अपनी 1.5 अरब की जनता संभालनी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दुनिया का देखेंगे, पहले हम उसका तो भला कर ले। दुनिया में क्या चल रहा है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है। धनंजय भाई कह रहे हैं एआई की वजह से राम एसएसडी महंगी हो गई है और इस वजह से पेट्रोल महंगा होगा। पेट्रोल महंगा है और सब कुछ होगा, इसीलिए मैंने आपको, धनंजय भाई आप थे नहीं पिछले शो में, मैंने बताया है कि ये जो पेट्रोल का हमने जुगाड़ करना है, हमारा जुगाड़ हो रहा है, और वो वैसे ही है जो हमने सोचा था। सर ये अमेरिका को अपना सुपर पावर वाला स्टेटस बहुत प्यारा हो गया है, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चंदन, इनको सुपर पावर बन के ही रहना है और बाकी दुनिया खत्म हो जाए, हाँ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो ये जो है वो हमेशा अपने से दूर लड़ाइयां करते रहते हैं। ओके, ये ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देना देना चाहिए, शायद ये पागल आदमी थोड़ा शांत हो जाए, पर क्या कहा जाए। सही बोला सर कि अरब देश सिक्योरिटी के नाम पर अमेरिका के पीछे बैठे रहते हैं, और अब ईरान के दुश्मन, बस ईरान के दुश्मन, बिल्कुल हाँ। ऑलराइट सर, वो तो हमारे पास न्यूक्स है, नहीं तो ये हमें भी, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल। इतना ही नहीं, आप साइंटिफिकली जो कुछ आपने तरक्की की है पिछले दिनों में, चाहे रशिया के साथ मिलकर टेस्ट की है या अपने लेवल पे भी आप कर रहे हैं, उससे भी आप बचे हुए हैं ना, उससे भी आप बचे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जिस किस्म के आपने, इनके जो रडार्स नीचे लगे थे यहाँ पाकिस्तान में, उसके बावजूद आप नूरखा पहुंच गए हैं और आपने जो वहाँ धमाका किया है, तो उससे इनकी आंखें तो खुली है ना कि भाई ये क्या हो गया, हमें पता ही लगा हमारे साथ क्या हो गया। चाइनीज और अमेरिकन रडार सारे पीछे रह गए थे ना।
Emmanuel Macron announces that France will increase its number of nuclear warheads from the current level of below 300. Did not give a figure for increase. ठीक है ना, बिल्कुल सही है, क्यों बताएं? अमेरिका किसको बता रहा है? नमस्ते महाराज भाई। दादा मैं पाकिस्तान न्यूज चैनल सुन रहा था, 365 चैनल, हाँ हाँ हाँ, उस पे एक नस्ली नेता बैठा था, बोल रहा था कि हमें इजराइल के न्यूज चैनल हैक कर लेना चाहिए, और चैनल पे वाह क्या बात है, वाह है नी गजल। प्रणाम सुमन भाई। चंदन कह रहे हैं सर अब तो वर्ल्ड ऑर्डर भी खत्म हो गया है, बिल्कुल न्यूक्स बनाएगा कोई भी किसी को भी, हाँ जिसके पास आ जाएगी इन्फॉर्मेशन वो बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, बिल्कुल। मतलब ट्रम्प के पागलपन से दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसे तो कोई करने नहीं देगा, इतना टाइम ही नहीं है उसके पास। मगर हाँ अभी देखिए मिड टर्म में क्या होता है जरा, और कांग्रेस क्या करती है आने वाले दिनों में, ये भी देखना होगा। पर हाँ मैंने कहा ना ये चर्निंग का टाइम है, अभी तो युद्ध नया नया शुरू हुआ है, इसके बुरे प्रभाव खुद ईरान को होना शुरू होंगे, तभी सभी देश क्या करेंगे समझ लिया। गल्फ और खुद ईरान को और क्या होगा यार, जो हो गया है सागर, जो कुछ हो गया ईरान के साथ में, और क्या करोगे, सब कुछ तो हो गया, क्या बचा क्या ईरान में अब तो ईरान जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है एक तरह से, देखना ही होगा कितना लंबा लड़ता है बेचारा। अभी आप देखिएगा आने वाले 2 दिनों में गल्फ के जो देश हैं वो भी अमेरिका के साथ मिलकर लड़ रहे होंगे इनसे, ईरान से ही। सुना है कि दोबारा सप्लाई ले 1.5 घंटे का व्लॉग किया मैंने पिछले वाला, उसमें भाई क्या कर रहे हो, देखो इसी पे तो किया है। सर जो भी हो समुद्र मंथन का अमृत सिविलाइजेशन कंट्रीज को ही मिलेगा मेरे हिसाब से, उम्मीद करो यार दोस्त, भगवान करे ऐसे ही हो। अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी इज नोन ऑफेंडेड डोमेस्टिक, अरे पागल है साला, पता नहीं वो काहे से बाल चिपका के आता है अपने उल्लू को बैठा, दिमाग खराब है। सारा किया धारा सऊदी अरब का है, उसी कहने पर हुआ है ताकि वर्चस्व बना रहे। अब वो मिडिल ईस्ट में भी तो है ना कि उनको अपना उम्मा का चुम्मा लेना है, क्या किया जाए। एंड सर नई लड़ाइयाँ एयर डोमेन से होती हैं जो ग्राउंड वॉरफेयर की तरह निर्णायक नहीं होती। सागर क्या कहूँ मैं, अब तो ये बात भी नहीं बची, जिस डिफेंस सेक्रेटरी की बात कौन कौन वही कर रहे थे, जितेश कह रहे थे। जितेश आप जानते हो आज उस डिफेंस सेक्रेटरी ने ये भी कह दिया है कि भाई आई डोंट डिस्काउंट कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि वो ये कहता है कि हम ग्राउंड फोर्सेस भी लेके जा सकते हैं। समबडी इज आस्किंग कि क्या ग्राउंड फोर्सेस जा सकती हैं, तो कहता है कि हमें डिस्काउंट क्यों करेंगे, हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, जो भी जरूरी हो हम सब करेंगे। बेसिकली यू नो किसी भी लेवल पे रोकने वाली चीजें ये है नहीं। और ये सागर जो एयर वॉरफेयर होता है वो बेसिकली तैयारी होती है ग्राउंड वॉरफेयर की, कि उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज पे ग्राउंड पे लोग जाते हैं, वरना ग्राउंड पे आप जाओगे तो लोग मारेंगे नहीं आपको। पर वो पल्वराइजेशन इस तरह से कर दिया जाता है कि फिर जो ग्राउंड फोर्सेस जाती हैं, जमीन पर जो कब्जा होता है दुनिया के किसी भी देश में, जब भी कभी जमीन पर कब्जा करना हो, जमीन पर कब्जा तभी होता है जब आपके पास ग्राउंड फोर्सेस होते हैं। आप आसमान में हवाई जहाज से घूम के जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते, जमीन पर कब्जा वही करता है जो जमीन पे पैर रख के खड़ा होता है। जितेंद्र भाई एमबीजेड कॉलिंग पुतिन इज अंडरमाइनिंग इंडिया, नहीं भाई क्या बात कर रहे हो, इसका इंडिया से क्या लेना देना भाई। मोदी डज नॉट सीम टू बी अपसेट टू बी, जितेश जी भगवान के लिए यार, ना कुछ तो लॉजिक की बात करो, इसमें इंडिया बीच में कहां से आ गया भाई, एंड इज इट इंडिया जॉब, इज इट मोदी जॉब, व्हाई डू वी इंडल्ज इन दिस, टेल मी। आपका पेट भरे मोदी, आपके देश का काम करें, अपनी जनसंख्या का ध्यान करें, या ईरान का ध्यान करें, प्रायोरिटी भी किसको रखना है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट किसके देखने हैं, इंडिया के या ईरान के, कैसी बातें करते हो यार। जिन्होंने किया है उन्होंने अपनी चॉइसेस की है ना, ईरान ने भी, गल्फ ने भी, इसराइल ने भी, अमेरिका ने भी, तो अपनी चॉइसेस का परिणाम वो भुगते यार, भारत क्यों भुगतेगा। और मुझे कोई शौक नहीं है इस बात का कि मुझे लोग विश्वगुरु गए हैं, कोई जरूरत नहीं है। हम विश्वगुरु हैं या नहीं है ये समय बताएगा, समय तय करेगा। हमें अपना काम करना है, अपने देश की तरक्की के लिए काम करना है, दैट इज हाउ इट इज, एंड उसी पे फोकस करना चाहिए। राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। हमस वाले भी कौन सा दूध के धुले हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें बस अपनी चिंता होनी चाहिए, बिल्कुल।
फलस्तीन मतलब फलस्तीनियों ने कश्मीर पे आज तक एक बार नहीं आपको सपोर्ट किया, एक बार नहीं सपोर्ट किया। आप बैठे रहो, गले लगाते रहो उनको। हम आज भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आज भी उनको यूएन में वोट देते हैं, हम आज भी उनको हर साल अनाज दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। क्या बात है? तो और क्या करें? एआई की वजह से रैम और एसएसडी पेट्रोलियम महँगे होंगे, आपकी बात ठीक है, इसीलिए तो दुनिया के देश अपनी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, नेट रेवेन्यू बना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल एक्चुअली ऑलराइट। जुनैद भाई अच्छे हैं, बिल्कुल बढ़िया है। यस, अमिताभ बच्चन सिंदूर के पहले रात एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देता था। हाँ, ऐसी है, कोई दीन ईमान नहीं ना। ट्रंप को सपोर्ट करता था, ट्रंप के चाटता था, राइट? अब ट्रंप को गाली दे रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है। ये जो अब देखो पिछले 2 दिन से जो आप सुन रहे हैं, वो क्या कर रहा है? अब वो उसी ट्रंप के खिलाफ हो गया है। उसी ट्रंप को अपने आप को बताता है कि मैं मेरा प्रेज़िडेंट पता नहीं क्या 30 मार खाए। तो बकवास कर रहा था। सच बोलूँ तो दादा मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज डरी-डरी सी लगती है। ओके। उल-जुलूल बात कर रहा था। अकॉर्डिंग टू प्रवीण साहनी, हे भगवान! अमेरिका ने एयरक्राफ्ट हैं? प्रवीण साहनी, अमेरिका ने एयरक्राफ्ट हटा किया है, पर्शियन का हटा लिया है। अब यार, एक तो प्रवीण स्वामी को इसको अगर प्रवीण साहनी को देखते हो, अब मैं इसी पे क्या कहूँ आपको? आपको भी रिवर मॉन्गरिंग का सवार शौक है। एनीवे दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए इतनी रात को। और मैं 12:30 बजे रात को कूद पड़ा, मैंने कहा यार मन कर रहा था बात करने का, तो आपसे बात कर ली जाए। तो अब तो तरार बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा हूँ, कि अमेरिका को तो इज़राइल ही चाहता है। गलत नहीं कह रहा है, बट मेरा कहना ये है कि बहुत देर की मेहरबान आते-आते, बड़ी देर में समझ आई बात, ये कब नहीं चला रहा था? कौन-सी नई बात है ये? ओके, आपके शहर भीमताल की वीडियोज़ देखी, आप भाग्यशाली हैं। अच्छा, अच्छा मुझे नहीं पता आपने कहाँ से देखी, लेकिन धन्यवाद आपका। तो और ये शहर भी नहीं है, ये तो कस्बा है। भई भीमताल जो है वो कस्बा है छोटा-सा। जुनैद भाई कब आएँगे? नहीं जानता महाराज भाई, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मुझे नहीं पता, मैं कैसे बताऊँ? यूएई में और दुनिया में जो हालात हैं, उसके बाद में मैं उनसे कैसे उम्मीद करूँ कि आप स्क्रीन पे आ जाएँ? तो अ, चीमा भी परेशान दिख रहा था जब तरार बोलता है कि इज़राइल क्या चीज़ है? चलिए अच्छा, 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 ओके। तो चलिए मित्रों, हम लोग मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में कल सवेरे। जैसे भी उठूँगा तो तुरंत आपके लिए अपडेट लेकर आऊँगा कि आज क्या हुआ। अमेरिका का बाज़ार खुला हुआ है, वहाँ तेल का क्या रेट पहुँचेगा, ये भी देखने की चीज़ होगी।